बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आज अफगानिस्तान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी साहब से एक अहम मुलाकात की और अफगान अमल के हवाले से हिमायत का इआदा किया। दूसरी जानिब हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स की असर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला किया है। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी नमस्कार डॉक्टर साहब, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स की असर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला किया है, इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बड़े अहम बहुत अहम वाक़यात हो रहे हैं मुल्की सियासत में भी, अंदरूनी महाज पे भी और हमारे खारजा महाज पे भी। और इस मरहले पे ये हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर मैं ज़रा कानूनी इस पर राय ले लेते हैं और शखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर कानून। उनसे पूछते हैं कि हुदैबिया ये कहाँ से है और कहाँ से निकल के आया और इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या हो सकता है। शखावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, हुकूमत ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स जो हैं उनकी अरसर-ए-नौ तफ्तीश शुरू होगी। तो ये मुझे बताएं, ये गालिबन 92 का केस है और 1992 का, और ये 2000 में शायद रेफरेंस वैल्यू, ये कैसे क्या है इसका स्टेटस? सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको खत्म कर फैसला कर दे दिया था, इस पर क्या हुआ था? जी डॉक्टर साहब, इसमें तो काफी इसकी चेकर्ड हिस्ट्री है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये 92 से शुरू होता है, फिर ये 2000 में इसका अख्ताम हुआ और फिर उसके बाद इसकी एक जो अहम जो बात ये है कि इसकी जो लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच में ये मैटर गया था कि इस केस को रीओपन किया जाए, और उसमें जो दो जज साहिबान थे उनका इख्तलाफ था। एक जज साहब कह रहे थे कि शायद इसको जारी रखा जा सकता है और दूसरे जज साहब ने जो है वो कहा कि बिल्कुल इसको बंद और क्लोज हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया था कि इस केस को आगे मजीद चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और इसको बंद कर दिया जाए। तो जब वो लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस का स्प्लिट हो गया डिसीजन, तो फिर वो कानून के मुताबिक रेफरी जज साहब के पास गया और रेफरी जज साहब ने उन जज साहब से इत्तेफाक किया कि ये मजीद इसको तफ्तीश जारी रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से जब ये पैनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर दोबारा इसका जो है इस पे असर-ए-नौ तफ्तीश के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। तो फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इस पर बड़ी मुफस्सल समाअत करने के बाद उन्होंने, ये जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, ये साकिब निसार साहब के दौर में बना था? जी, उनके दौर में बना था। लेकिन अच्छा। इसमें एक दिलचस्प अमल ये है कि उसकी जो एक मेंबर थे वो जनाब जस्टिस फायद ईसा साहब थे। अच्छा। और जस्टिस फायद ईसा साहब ने ही वो जजमेंट जो है वो ऑथर की है, जिसके बारे में उन्होंने कह दिया है कि ये एक क्लोज और जो फास्ट ट्रांजेक्शन है और इसको मजीद जो है क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। और अभी ये जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इसको असर-ए-नौ जो है इसकी तफ्तीश शुरू की जाए, इस पे तो वैसे कोई शक नहीं है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें कोई भी क्रिमिनल तफ्तीश रुक नहीं सकती। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला था उस पर काफी बहस हो सकती थी कि क्या वो किसी भी क्रिमिनल तफ्तीश को रोक सकते हैं या नहीं रख सकते। लेकिन अब मसला ये है कि चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है और आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कि किसी भी कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है कोई राय कायम की गई हो, वो बाइंडिंग होती है तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर। तो अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मौजूदगी में वो कौन सी ऐसी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो कि उनकी उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा असर-ए-नौ उसी केस की तफ्तीश अमल में नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इसकी तफ्तीश नहीं कर सकती अब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जिसने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को एंडोर्स किया है और एक आईनी दरखास्त जो इसके बारे में जो दाखिल की गई थी उसको उन्होंने खारिज किया है, तो उसकी मौजूदगी। नहीं, मेरा सवाल क्या हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सवाल।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उसी केस की तफ्तीश मेरा ख्याल में कि वो ममनू होगी, और अगर ऐसा करेंगे तो शायद उस पर तौहीद अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में शायद लाई जा सके। हुकूमत के खिलाफ? डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको नहीं, तौहीन अदालत हुकूमत के खिलाफ अगर हुकूमत तफ्तीश करती है दोबारा? देखिए, बात यह है कि कोई भी इदारा अगर इसको दोबारा इसकी तफ्तीश करेगा या असर नौ इस केस को खोलेगा उन नुकात पे जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंदी लगा चुकी है, अच्छा, तो उसके तहत तो इसके बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे वादे कर दूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो कि 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल हो, उसको रिविजिट जरूर किया जा सकता है कि अच्छा, अगर वो कानूनी तौर पर ठीक ना हो, अच्छा, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है कि इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो रिव्यू जो है वो ले ले और उसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दे, तो लार्जर बेंच अपने किसी भी पहले किसी बेंच के फैसले को रिविजिट जरूर किया जा सकता है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल में कोई चारा नहीं है। नहीं, यानी हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले? सुओ मोटो बिल्कुल रिव्यू जो है, वैसे केसेस मौजूद हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि पर इंक्यूरियम थे। लेकिन हुकूमत अगर आपने बड़ी सख्त बात की कि अगर हुकूमत करेगी तो ये तौहीन हो जाएगी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है वैसे, लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल ये है कि अगर इसमें कोई कानूनी रास्ता मौजूद है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे सुओ मोटो रिव्यू ले ले, अगर उसको रिविजिट करना चाहे या इसके बारे में दरखास्त भी दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, कोई भी फरीक दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले उसको ये जांचेगी कि उस दरखास्त में कितना वजन है, और अगर वो मुनासिब समझे तो फिर इसके ऊपर सुओ मोटो रिव्यू जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इख्तियार कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको एक उससे बड़ा बेंच तश्कील देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शकावत साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अच्छा, अब मसला वही है डॉक्टर, मसला कहाँ है? मसला वही है, शहबाज शरीफ साहब की बात चल रही है, शहबाज शरीफ साहब के नाहलियत खत्म हो रही है, मरीम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की भी नाहलियत खत्म होने की तरफ जा रही है। मैं 2 साल से कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, कानूनी टीम भी वो मशवरे दे रही है जो शहबाज शरीफ साहब के फेवर में जा रहे हैं। ये तारीख अभी खुद खोलेगी, कुछ दिनों के बाद इमरान खान फायर कर रहे होंगे अपने कानूनी टीम के लोगों को कि आपने गलत, माशी टीम के नहीं कह रहे, ये कानूनी मशवरे गलत दिए जा रहे हैं, और एक अरसे से दिए जा रहे हैं, रेफरेंस के फायज साहब के रेफरेंस के हवाले से भी गलत मशवरे दिए गए। ये अब देखिए, मुझे बताएं, ये और 1000 केसेस थे, पंजाब में 1000 केसेस बन सकते, हुदैबिया खोल के ताकि कंडेम में चले जाएं वजीर आजम। देखिए, बात यह है कि ये सारे इनकी माशी में, ये नहीं कह रहा कानून, अली जफर साहब हैं, बाकी शख्सियात हैं, इवन फारूक नसीम साहब हैं, और लेकिन अंदर कोई मशहूर गड़बड़, इनके साथ गड़बड़ वजीर आजम के साथ कोई ऐसा कोई शख्स है, उसको मैं कहता हूं इनकी पूरी काबीना को खड़े करके ऐसे लाइन से ना जैसे फायरिंग स्क्वाड में खड़ा करते हैं, उसके बाद फूलों के हाथ डाल देनी चाहिए। ये मैं कोई हाँ बड़े इज्जत से बात, ये ऐसी जगह फंसाते हैं ले जाके, यानी कंटेम्प्ट के अंदर वजीर आजम, उधर से नहीं तो इधर से कहीं से हो जाए। ये सारे मिले हुए हैं, सारे से मतलब 80% लोग मिले हुए हैं। और कल से बजाय इसके कि वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के ऊपर ये बात करें, इन्होंने वजीर आजम को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हुदैबिया, ठीक है, और हुदैबिया में ये कंटेम्प्ट होगी अगर ये दोबारा, गैर मुल्की एजेंसियों से ये, या 1 लाख मशीनें जो एक और इदारा बनाने इसमें कितना कमीशन खा रहे हैं, ई वोटिंग वाले में कितना कमीशन एक पार्टी खा रही है, ये इमरान खान साहब को देखना है, ये इनको देखना चाहिए, इनको पट्टी पड़ा के चले जाते पावर पॉइंट के ऊपर, और ये देखें ये कितना अच्छा होगा, इमरान खान साहब कहते हैं यार बड़ा अच्छा होगा, उसके पैसे बना के निकल जाते हैं साइड पे, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको पकड़ो, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने साइन किए थे उस पर, ये अद्वियात वाला स्कैंडल, ये जो एनडीएमए वेंटिलेटर बाहर से आए थे, देखें ना, ये सारा खुलना है ना भी आने वाले दिनों के अंदर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब अपनी टीम से बहुत मोहतात रहे हैं, बहुत मोहतात रहे। और शहबाज शरीफ, जब मैंने कहा ना शहबाज शरीफ साहब से बात चल रही है, तो वजीर क्या बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब शीन में से नून, नून में से शीन, शीन में से नून लगाए रखा। और अब वजीर आजम को पता चला है ना, उन्होंने सऊदी अरब से एक्शन लिया है, लेकिन शहबाज शरीफ चले जाएंगे, शहबाज शरीफ चले जाएंगे, जी जाएंगे। शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे तो नवाज शरीफ आ जाएंगे, नवाज मरीज चली जाएंगी, तो होगा मतलब अदालत से जो है हफ्ता नहीं तो 10 दिन वाले वो खबर दबा दी इन्होंने। जो इमरान खान साहब के दौरे सऊदी अरब की खबर थी ना, वो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी। वो अल्टीमेटली वो
उसमें से यानी पॉलिटिकल माइलेज नहीं होता, सियासी तौर पे शहबाज शरीफ को इन्होंने इमरान खान का दौरा दब के शहबाज शरीफ आ गए, यानी एक तरह से मेन स्ट्रीम में, और उनकी जो है ना वो मेन हेडलाइंस और हर जगह शहबाज शरीफ। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, मुझे तो शक है। शक क्या है, मुझे यकीन है कि ये दोनों क्या तीनों तरफ खेल रहे हैं, कोई ले ले वो, क्योंकि इमरान खान साहब की वजीर कानून कौन है, वजीर खारजा कौन है, वजीर दाखिला कौन है, वजीर इतलात कौन है, वजीर खजाना कौन है? ओ भाई कोई एक वजीर तो इंपॉर्टेंट जो बार वजीर, मतलब अब क्या मैं कहूं, इमरान खान साहब की पूरी टीम जो है, जो कोर मिनिस्ट्रीज होती हैं, इमरान खान से जब मशवरा करते हैं ना अंदर की टीम, उसमें पीटीआई नहीं है, उसमें सारे वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे यार दोस्त यार हैं सारे, मगर वो क्या खत्म हो गए उनके राब्ते? वो पुराने केसेस में इन्वॉल्व हैं। ये जब हुदैबिया बना था तो कौन कौन से लोग थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? जब ये पापड़ वाले फलूदे वाले कौन कौन से लोग थे जरदारी साहब के साथ? तो ये कमाल हो गया। मतलब एक ये मतलब वो उन्हीं केसेस में जब जाएंगे तो खुद नहीं फंसेंगे कि हम ही उस वजारत में बैठे हो तो हम ही साइन कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। असल में जो बात है, अगर वक्फा थोड़ा सा टाइम है डॉक्टर साहब हमारे पास, देखें पहुंचे हैं आर्मी चीफ वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं, सऊदी अरब से वापसी के साथ ही उनकी मुलाकात हुई है जनरल निकोलस जो कि चीफ ऑफ डिफेंस है बरतानिया के, और उसके बाद वो यहाँ से गए हैं अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे हालात उलझ रहे हैं, और जो बदकिस्मत वाकया वहाँ पेश आया उसमें अब वो तादाद 58 से क्रॉस कर गई है, और उसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बच्चियों का स्कूल है, ठीक है, और बच्चियों के स्कूल के में पहले एक कार का धमाका, और फिर कार के धमाके के बाद आज जाबुल पे हुआ है, आज जाबुल में 11 जो है वहाँ पे लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि 3 रोज़ा सीज फायर का ऐलान हुआ है तालिबान की तरफ से भी, और अब्दुल्ला जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई आर्मी चीफ की। उन्होंने अब्दुल्ला ने कहा है कि जो इसको परमानेंट सीज फायर बनाया जाए। अशरफ गनी साहब से भी मुलाकात हुई। ये पिक्चर है, ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव, इसको जरा दिखाइएगा प्लीज़। ये इसमें नहीं, ये नहीं, वो जो महल वाली अशरफ गनी साहब के महल की तस्वीर है, अशरफ गनी साहब, हाँ, यहाँ उसमें ये शख्सियात बैठी हुई हैं, यहाँ ये मुलाकात हो रही है 1-on-1, और आर्मी चीफ और साथ उनके सामने जो है वो जो ब्रिटिश उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत की गई है, और अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, बच्चियों के जो जन्नत में जाना है, वो तलबा, पहले भी तलबा पर अटैक होता है। ये हज़ारा शिया कम्युनिटी का इलाका है, ये बात ध्यान में रखी जाए। तालिबान ने कहा है कि हमने कभी अटैक नहीं किया, हम बच्चों पे जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि 3 दिन का हम सीज फायर करें, जो लास्ट ईयर भी हुआ था ईद के दिनों में, और ये मामला आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन कशीदगी अफगानिस्तान में बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा जो है थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा, वरना वक्फे की बात कर लेते हैं बात। अच्छा, एक लम्बा कुछ लम्बात हैं, तो फिर उसमें 3,66,000 बड़े दिनों के बाद आज तादाद गिरी इंडिया से कोविड की, और 161 नए केसेस और 3,754। लेकिन अभी दौरान ये हुआ, ये डिप खाया है, अब ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुका है। अभी देखते हैं कि अल्लाह करे कि नीचे ऐसा करे, ये नीचे जाए, हमारी दुआ है इंडिया के लिए और तमाम दुनिया के लिए। लेकिन इसमें इशू ये हो गया है कि वहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने जो रिटायर्ड जो उनके मेडिकल कोर के ऑफिसर्स हैं और पैरामेडिक्स और नर्सेज और प्रोफेशनल्स को उन्होंने तलब कर लिए 400, और 400 जो डॉक्टर्स हैं, जो रिटायर्ड नर्सेज, ये वो फौज के लोग आके उन्होंने अस्पतालों को और ये सारा मैनेज करना शुरू कर दिया। यानी आर्मी आ गई और ये सर ब्रेक लेके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहीं से ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात ठीक है। पाकिस्तानी सियासत पर बात और इंडिया जी बेहतर। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कोविड सूरत हाल और भारत में होने वाले मामलों पर आप बात कर रहे थे और हुकूमती पॉलिसीज़ पर भी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि एक तो अफसोसनाक वाक़यात वहाँ मुसलसल पेश आ रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के 18 प्रोफेसर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की डेथ हो गई है पिछले 20 दिनों में कोविड से। एक बड़ा नाम
बड़े सफ़ीर का और पूरी दुनिया का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो है वो अब आरएसएस और बीजेपी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गए अब जाके। और अगर आज का मैं इंडियन एक्सप्रेस यहाँ कोट कर रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर खुद अब इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि फियर इन ईच फैमिली, गवर्नमेंट ऑफ डिफेंसिव, एंग्जाइटी डीपन्स विद इन बीजेपी आरएसएस रैंक्स। ठीक है, तो बात यह है कि जब मामला बिगड़ते हैं, हादसे तो बिगड़ते चले जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी ने आज इंडिया की सूरत हाल के ऊपर मोदी साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें मोदी साहब के बारे में वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के कोविड-19 इज इंडियाज ग्रेट लेवलर। लेकिन उसके बाद जो उनके शुरू के पैराग्राफ्स हैं, एक दो जुमले में कोट करूं, ये कुछ मिलती जुलती बात थी इससे चंद रोज पहले होती है। वो कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड मोर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा था कि प्रिपेयर करें सेकेंड वेव के लिए। ठीक है ना, दैट हैज स्वॉलोड इंडिया, जिसने भारत को निगल लिया है, एंड अनलीश डेथ, और मौत सामने आ गई है, एंड दिस डिस्पेयर, और बेचैनी, बर्बादी। इंस्टेड क्या किया, ही ग्रू आउट हिज बियर्ड, वो अपनी दाढ़ी बढ़ाता रहा। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिख रहा है। वही रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने बात की थी चंद रोज पहले, रविंद्रनाथ टैगोर मगरबी बंगाल के बनने की कोशिश करें। उसके आगे 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 आप सुने वो क्या लिखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मसला ये है कि हिंदू कल्चर में ये सफ़ेद लंबी दाढ़ी जो है ये बड़ी विजडम, बड़े को होली पर्सनैलिटी, बड़ा कोई रूहानी शख्सियत, और उसकी ये जो है, लेकिन ये स्थेटिक है, ये जालीपन है। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये दाढ़ी रख के ड्रामेबाजी कर, मैनिपुलेट अपनी लोगों के सामने। हिंदू रिपोर्टर्स देखें उसको कि बहुत ज़रा पेंडेमिक के अंदर वो एक फैल गया है, एक ऐसा आदमी जो हर मसले से निकालेगा, और वो अपने आप को शो करता है भक्तियों का। अब ये देखें, मोदी हैज ऑफन पोर्ट्रेट एज एन इनकारनेशन ऑफ वन और अनदर हिंदू गॉड बाय हिज फॉलोअर्स। ये नहीं कोई उनके किसी भगवान ने जन्म लिया दोबारा, लोग ये समझते हैं कि शक्ल दाढ़ी वाड़ी रख के आ रहे हैं, और ऑफन भक्ति। अब बात ये कि अब वो उनको पता चल गया है ये रॉन्ग नंबर है। उनकी एक फिल्म भी आई थी इंडिया की, रॉन्ग नंबर। तो मोदी जो है ये रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर बहुत से मुल्कों में से निकल के आ रहे हैं अचानक सामने, और आएंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, तो बात ये कि ये रॉन्ग नंबर निकला, इसने अपने मुल्क के अंदर जो है मुल्क को बर्बादी में धकेल दिया। दूसरी जो बात है, दूसरा जो फ्लैश मेरे लिए तशवीश की बात, काफ़ी वैसे तो हालात हैं और कब्र बात हो सकती है, लेकिन फ्रांस के अंदर बड़ी अजीब बात हुई है। अच्छा। फ्रांस के अंदर ये हुआ है कि उनके कुछ 7,500 के करीब लोगों ने, जिसमें फौज के लोग भी हैं, उन्होंने ख़त एक लिखा है, और वो ख़त जो है वो गार्डियन जो है वो उसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंच सोल्जर्स एक्यूज गवर्नमेंट ऑफ ट्राई टू साइलेंस वार्निंग ऑफ सिविल वॉर। वो कह रहे हैं कि जी आपने अगर जो यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जो नरमी दिखाई, ये दायां बाजू एक्सट्रीम है। अच्छा। ये बिल्कुल एक्सट्रीम लोग हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुसलमानों के साथ नरमी दिखाई तो सिविल वॉर हो जाएगी। और इसी खबर को फिर बीबीसी कह रहा है कि फ्रेंच सोल्जर्स वॉर ऑफ सिविल वॉर इन न्यू लेटर। इससे पहले भी लेटर लिखा था, फ्रांस 24 को मैं कोट कर रहा हूँ, एक्स जर्नल्स ने सैंक्शंस, ये पिछले हफ्ते लिखा था, हफ्ते 10 दिन पहले, क्योंकि जर्नल्स ने कहा था सिविल वॉर फैल जाएगी अगर आपने मुसलमानों के साथ नरमी की। ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट, वो जो होता है ना राइट विंग एक्सट्रीम के लोग, अब उसमें फौजी अभी आ गए, और उसमें कई फौजियों के नाम नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के दिनों में अमेरिका वो ये कह रहे हैं हम फौजी हैं जो अफगानिस्तान से होकर आए हैं, अफगानिस्तान में हमने सर्व किए। ये एक बड़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है यूरोप के अंदर। उसके बाद जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा में अभी कुछ देर पहले वो शुरू हुआ है मार्च, वो जो यहूदी सेटलर्स का जो है ना आबादकारों का मार्च शुरू हुआ है, और वो शुरू होते होते रात तक पहुंचेगा। उसमें कई हजार यहूदी जो हैं वो आ रहे हैं मस्जिद अक्सा की तरफ। और कल रात को फिर दोबारा झड़पें हुई, मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस, वो दाखिल हुए, साथ ही उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने जख्मी किया लोगों को, गाड़ियों को आगे लग गई, वो फ़लस्तीनी भी निकल के आ गए। और साथ ही गज़ा का फ्रंट खुल रहा है। वहाँ से इस्माइल मगनिया ने कहा है कि ये हमारा जब हुक्म आएगा तो वो जंग की जो ख़त्म करेगा। और वहाँ से रॉकेट फायर किए हैं, वहाँ पर भी इसराइल की फोर्सेस जमा होनी शुरू हो गई। लेकिन मैं इसको, ये चूंकि स्टोरी डेवलपिंग है ना, कल मैं इसको थोड़ी सी बात बताऊँ, ये हो क्या रहा है, ये मार्च के दौरान फड्डे क्यों हो रहे हैं। देखिए यरूशलेम को ये हम दिखाएंगे, मैंने कल बताया ये बड़ा यरूशलेम है, एक बड़ा यरूशलेम है, एक शहर है जिसकी दीवारें हैं, ठीक है। दूसरा मैप काइंड दिखाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। एक बड़ा शहर है
और उसकी दीवारें हैं, और उन दीवारों के अंदर जो है, अब इसको ये देखें आप, ये चारों तरफ जो बड़ा एक सर्कल बना हुआ है ना, ये है यरूशलेम की दीवारें, और दरमियान में फिर हरम शरीफ है जो आपको नजर आ रहा है, जिसके ऊपर टेंपल माउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर जो है वो हरम शरीफ है, उसके बाहर जो है वो शहर है। अच्छा, शहर जो है उसके 4 हिस्से हैं, ये बात समझना बड़ा जरूरी है। एक जो है उसका है जिसको हारतुल मुस्लिमीन कहते हैं, हारा मुस्लिमीन, सही, ठीक। ये मुस्लिम क्वार्टर या मुसलमान रहते हैं। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है उसको कहते हैं हारा अंसारी या क्रिश्चियन क्वार्टर। तीसरा जो है आर्मेनियन क्वार्टर है, वो हारे अरमेन। और चौथा जो है उसका वो वहां पे जोइश यानी यहूदी हैं, और वो हारे यहूद है। अच्छा, ये जो है इसमें अब ये जो दरवाजा है, इसके दरवाजे जो हैं, ये दरवाजा जो जहां पे लिखा हुआ है ना नंबर 2 गेट, इसके 8 गेट हैं, ठीक है। यानी इस शहर के जो 8 में से ये जो डेमास्कस गेट है ना जी, इसके बाहर है शेख जराह का इलाका, सही, जहां पे आबादकारी। तो वो जब दाखिल होंगे और वहां से दाखिल होते हैं तो वो मुसलमानों के हिस्से, ये मुसलमानों की आबादी है, ये मुसलमानों के क्वार्टर से दाखिल होते हुए आते हैं टेंपल तक, ठीक है, यानी मस्जिद, यानी जो हरम है वहां तक। तो ये मुसलमानों के इलाके को क्रॉस करके वहां झड़पें होती हैं, ठीक है। तो अब ये इसको समझना जरूरी है, ठीक है। मुख्तलिफ दरवाजे हैं, ठीक है। बाबू जदीद है, न्यू गेट एक तरफ है, बाबू जदीद है, फिर बाबुल हमूद है। ये डेमास्कस गेट को बाबुल हमूद कहते हैं उर्दू में, बाबू दमिश्क नहीं कहते। फिर उसके बाद जो एक दरवाज़ा सिर्फ जो है वो ईस्टर्न गेट जो इस तरफ खुलता है मशरिक की तरफ, और वो जो है वो बाबुल जिसको बाबू रहमा भी कहते हैं, वो सिर्फ सिर्फ खुलता है। बहरहाल उसके बारे में कल भी हमने बात की थी, आगे बात करते रहेंगे। अब इशू ये है कि ये यानी बिल्कुल इस तरह से लोग समझ लें कि यरूशलेम आप समझेंगे जैसे एक मक्का शहर है, और मक्का शहर के मुख्तलिफ एंट्रीज हैं, और फिर अंदर हरम है, या मदीना है, एक शहर है, और फिर एक मस्जिद नबवी का। तो इसी तरह से एक यरूशलेम है, और यरूशलेम के अंदर फिर मुख्तलिफ हिस्से हैं, जहां पे एक हिस्से में मुसलमान हैं, एक हिस्से में यहूदी हैं, एक हिस्से में आर्मेनिया के लोग हैं। आर्मेनिया के लोग वो उस जमाने बहुत पहले, जिस जमाने में आर्मेनिया के लोगों ने क्रिश्चियनिटी कबूल की थी, यहूदियत नहीं क्रिश्चियनिटी कबूल की थी। तो जो आर्मेनिया का क्वार्टर है वो थोड़ा सा छोटा है, और जो जूइश है वो भी छोटा है, लेकिन मुसलमानों के इलाके में भी कई मुसलमान अरब जो हैं और यहूदी अरब, उन्होंने किराए पे दिए हुए मकान, वो कई सालों से सुकून से रहते हैं। ये आबादकारियां बाहर हो रही हैं, ये बाहर और दाएं बाएं आगे पीछे आबादकारियां हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें इशू ये कि वो वहां से चलते हुए 4 बजे तल अवीव टाइम के मुताबिक, यरूशलेम टाइम के मुताबिक 4 बजे उन्होंने शुरू किया था वहां से मार्च करना, जमा होना शुरू किया था। यानी वो रात तक यहां पहुंचेंगे और फिर यहां पे झड़पें। पुलिस का कहना यह है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि इसको ना करो, ये ना करो। इसके ऊपर सऊदी अरेबिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आया है, और यूएई का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आया है। यानी वो मुल्क, सारे मुल्क जो कि इसराइल की तरफ हमें नजर आता था कि फलस्तीनियों को, उनका बड़ा सख्त, पाकिस्तान का बड़ा सख्त स्टांस है। इंडिया खामोश है, इंडिया खामोश है, इंडिया देखें, इंडिया खामोश है। इंडिया का क्या इस पर रिस्पॉन्स है वो भी देखना है अभी। और इसके ऊपर तुर्की का तो बहुत सख्त रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, और अमेरिका भी जरा धीमे धीमे, लेकिन नेतन्याहू हाथ से निकले, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, सारे मुल्क। ईरान का बहुत सख्त रिस्पॉन्स आया है। ये कई मुल्क बहुत सख्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि ये नया फ्लैश पॉइंट खुल रहा है। फ्रांस उधर से यूरोप पैनिक हो रहा है, उधर से वो। तो अब ये सारे इशूज चल रहे हैं चारों तरफ, और इसमें बदकिस्मती के साथ अब ये देखें कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट दे रहा है कर्नाटका से कि फैमिलीज गेट रॉन्ग बॉडीज। अल्लाह अपना करम करे। ये खबरें आ रही हैं कि कई लोग जो हैं उनको गलत डेड बॉडीज दे दी गई, और उसके बाद उन्होंने जाके उनको जो है वो आखिरी भारत में आखिरी रसूमात अदा कर दी, और आखिरी रसूमात जब अदा की तो उसके बाद पता चला कि उनकी जो प्यारे थे, उनके प्यारे तो अस्पतालों में ही रह गए थे, गलत बॉडीज उनको दे दी गई। तो इस कदर पैनिक और इतनी वहाँ पे मसाइल खड़े हो रहे हैं। और तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँच रहे हैं रियाद, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा यानी इतने अरसे के बाद जो है वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईरान ने जो है ये कंफर्म किया है, जो राइटर्स खबर दे रहा है, और उनकी तस्नीम एजेंसी भी खबर दे रही है, गालिबन राइटर्स भी खबर दे रहा है कि ईरान कंफर्म टॉक्स टू सऊदी अरेबिया, प्रॉमिसेस बेस्ट एफर्ट्स।
और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी भी तेहरान से खबर दे रही है कि ईरान सऊदी टाइज इन बोथ नेशंस इंटरेस्ट, स्पोक्समैन जो ईरान की वजारत खारजा के स्पोक्समैन है उन्होंने कहा है। ईरान तुर्की के वजीर खारजा पहुंच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुर्की के वजीर खारजा पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया की बात चल रही है, ईरान से सऊदी अरेबिया की बात चल रही है, शाम के साथ कतर ने और इजिप्ट ने बीच में इजिप्ट की बात चल रही है, टर्की के साथ ये बात अगर इजिप्ट टर्की के आगे बढ़ती है इसका लीबिया पे असर पड़ेगा। वो खित्ता पूरा एक होने जा रहा है, यानी एक बड़ा सा ब्लॉक बन रहा है। और जो शुरू होता है कहां से, ये शुरू होता है अफ्रीका से, क्योंकि लीबिया है, क्योंकि मिस्र है, मिस्र और लीबिया और ये ट्यूनीसिया और ये सारे ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर के अंदर यहां पर चाइना ये सूरत हाल बिल खामोशी से देख रहा है। इनके आपस के इश्यूज, आपस के मसले मसाइल जो हैं वो चाइना का यहाँ पर मतलब चाइना इज ओके, चाइना का कोई मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट सब कुछ है, लेकिन चाइना को पता है कि असल जो मार्का है वो उधर होना है, पैसिफिक में होना है ना, असल थिएटर असल मामला उधर होना है। लेकिन वो पूरा का पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करेगा ना, वो फौजें आपस में है, तो फौजें आपस में, वो तो साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो ट्रेड वॉर भी हो रही है, तो उसमें ये भी हो रहा है, उसमें स्पेस वॉर है, आउटर स्पेस अलग है, आउटर स्पेस अलग, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, सारी बात हो चुकी है, सारी बेसिस बनाई जा रहे हैं, जगह सारी ली जा रही हैं। और इसमें जो है वो सबसे एक अजीब बात ये आई है सामने कि नेपाल, देखिए नेपाल में क्या हुआ है, नेपाल में ये हुआ है कि लाइन ऑफ सेपरेशन बन रही है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, यानी जो माउंट, इसको यहाँ पे जो ये खबर दे रहे हैं ना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, चाइना टू क्रिएट लाइन ऑफ सेपरेशन एट एवरेस्ट समिट टू स्टॉप कोविड-19 ट्रांसमिशन फ्रॉम नेपाली साइड टू माउंटेन। ये अजीब खबर, ये आप देखें ना, इसको हर पहाड़ की चोटी है, तो ये होते हैं ना, माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर ली, पहाड़ की चोटी फतह कर ली। अब वो पहाड़ की जो चोटी है उसमें इशू ये है कि उसकी एक तरफ जो है वो नेपाल से लोग आते हैं, एक तरफ चाइना से आते हैं, और एक वक्त में चोटी के ऊपर जो प्रॉपर चोटी, सबसे ऊपर की जो हाइट है, सबसे जो जिसको प्रॉपर कहते हैं चोटी सर करके झंडा जाए, वहां पर उस जगह पर जो है वो एक वक्त में 5 या 6 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। अच्छा, अब या तो ये होता है कि वो चाइना की तरफ से आते हैं तो फिर चाइना उनको परमिट देता है, या नेपाल की तरफ से आते हैं नेपाल परमिट देता है, लेकिन चाइना ने अपने परमिट्स बंद किए हुए हैं। अब चाइना जो है वो उस चोटी के ऊपर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बना रहा है कि यहां पर नेपाल के लोग, वो क्योंकि इतना ज्यादा नेपाल में फैल गया है जो कोविड, अल्लाह अपना करम करे, और उन्होंने 400 परमिट जारी किए कोप माओ को, वहां से 30 जो है उनकी डेथ हो गई। उन्होंने पहले समझा कि वो रेस्पिरेटरी कोई निमोनिया हो गया है, कुछ हो गया है, हाइट्स के ऊपर जाके वो वापस आए तो ब्रीदिंग पता चला कि वो निमोनिया तो उनको कोविड की वजह से था। तो अब उसकी वजह से वो नेपाल के अंदर फैल गया मामला। तो अब ये बहुत एक अजीब सी बात है कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है उसके ऊपर, और इसी खबर को बीबीसी भी दे रहा है कि एवरेस्ट चाइना सेटअप सेपरेशन लाइन एट समिट, चोटी के ऊपर जो है अब ये तय हो रहा है। जाहिर है कि एक वहाँ पे एक लाइन बनेगी, उस मुझे नहीं पता, नेपाल से तो लोग चले गए हैं, तिब्बत से, यहाँ से इस साइड से लोग गए हैं, चाइना के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उस चोटी के ऊपर अब किस तरह से डिमार्केशन बनेगी कि यहाँ पे या तो बारी बारी लोग आएंगे, एक वक्त में 6 लोग हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 3 लोग एक वक्त में, डिस्टेंस भी हो, तो पॉसिबल नहीं, तो टाइमिंग सेट होंगी, क्या होगा। लेकिन बार एक लाइन जो है वो एवरेस्ट पे कहाँ से कहाँ पहुँच गया कोविड, और कहाँ से कहाँ ये अपने रंग दिखाता जा रहा है और अपने मसाइल जो है वो पैदा करता जा रहा है। अच्छा, इसी में अब दूसरी जो बात देखिए, बात सारी ये है कि इसराइल अगर ये अपने मामला, ये इसको ये जिन बोतल से निकल कहते हैं ना कि अब निकल गई ये चीज, अब ये उनका पहले ही डर खौफ खत्म था, फलस्तीनियों का पहले ही उनका डर खौफ खत्म था, अब ज्यादा खत्म हो गया। अब वो बिल्कुल, यानी अब वो वहां पर उन्होंने, इसराइल के लोगों ने भी बड़ा जुल्म किया है, मतलब ये कि फलस्तीनी नौजवानों के हत्थे भी, कोई बोतल, कोई पत्थर, कोई मतलब वो भी गोलियां खाते रहे, नहीं गोलियां खाते रहे हैं, जख्मी पड़े हुए अस्पतालों में, उनकी औरतों ने, बच्चों ने, जो जिसके हत्थे लगा उन्होंने वो बड़े बड़े जो है ना उनको पकड़ के कूट काट दिया, उनके भी 17 ऑफिसर जख्मी है। चलिए ये 250-300 अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और जो शहादतों की खबरें आ रही हैं इन्होंने खूब कूटा है। अब मसला यह है कि इसी दौरान अब नया क्राइसिस कि वो कहीं फ्रंट ना खुल जाए गजा वाला, क्योंकि अगर वो फ्रंट खुल गया, देखिए इस वक्त अमेरिका भी चुप है, अमेरिका भी कंडेम किया है इसको, लेकिन ज्यादा अरसे खामोश नहीं रह सकते आप, ज्यादा अरसे इस वक्त, और इसमें यूरोप में, और देखें फलस्तीनियों की बात है कि आपको जी बताऊं, मुसलमान अरब मुल्कों से कम आवाज उठती है, मगरबी मुल्कों से ज्यादा उठती है इंसानी हुकूक, वहां जितनी जाने जाती हैं, अक्सर जाने जो आप देखें पिछले कई सालों में
जो लोग वहां से जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, जो फिल्में, जो जिनको कई दफा ऑस्कर तक गई हैं, तो वो आपको क्रिश्चियंस बनाते नजर आते हैं, कई दफा आपको ज्यूज बनाते नजर आते हैं, कई दफा आपको जो मॉडरेट, जो ऑर्थोडॉक्स है, आप कहते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, इसके ऊपर जो है ये मुसलमान मुल्कों के अंदर किया है, वो तो ओह आई सी, वो वाला एटीट्यूड है ना। तो बात यह है कि वो अब इस पूरी पिक्चर में वो अमेरिका ज्यादा से खामोश नहीं। अगर आप चाइना के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं और आपकी जंगीज बेस पे है कि जमहूरियत, इंसानी हकूक नहीं है चाइना में, तो एक मिनट, तो फिर आप कश्मीर को कैसे भूलेंगे, फिर आप इंडिया को कैसे भूलेंगे, फलस्तीन को कैसे भूलेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, डॉक्टर बिलावल साहब ने आज वज़ीर आज़म से सऊदी अरब को कर्जा वापस करने की वजूहात अवाम के सामने रखने का मुतालबा किया है। क्या मामला हुआ था, वज़ीर आज़म साहब ने वापसी किस तरह से की, उस हवाले से? नहीं, वो तो देखें, एक लोगों ने बीच में पूरी कोशिश की, इमरान खान साहब के आसपास मौजूद लोगों ने कि, और इस हद तक मैं यहाँ पर ऑन एयर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन तलखियां अपनी हदूद पे जा चुकी थी जब ये बात सामने आनी शुरू हुई, और उनकी तरफ से नहीं थी, उनकी तरफ से नहीं थी जब मैंने आके यहाँ बात की। और बल्कि उनकी तरफ से ये था कि क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया और चीजें और सारी वो मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा नाम दिए लोगों हाँ, हमारे हसास अदारों के पास नाम मौजूद है। उन्होंने कहा ये कौन, उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमारा, इनको हाँ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे, ये कौन यहाँ पे रन कर रहा है हमारे बारे में। उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, मुझे नहीं पता उनसे रन कर रहा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो सऊदी अरबिया की तरफ से बात हुई, इसकी कोई तरदीद कोई नहीं कर सकता, ये खबर है। और 1-on-1 मुलाकात तो आर्मी चीफ की हुई है, ठीक है ना, आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आपके जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, रियासती मामलात में, डिफेंस ताल्लुकात, रियासती मामला। और फिर इमरान खान साहब को उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, पूरे वक्त के साथ मिले, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और उनके इमरान खान से सबके दिल से निकल गई ये बात कि मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश करो, क्यों गिराएंगे हुकूमत। तो मतलब कोई तुक नहीं थी इस बात की, मेरे पीछे लगे हुए 4 सफारतखाने, 4 सफारतखाने यहाँ पे चलता रहा पूरा। मुझे नहीं पता कि उनकी मीडिया टीम को फिर किसने इंस्ट्रक्शंस दी या सोच, लेकिन ये बात हमारे अदारों के पास आके महफूज हुई है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने भी दौरा किया है अपना पिम्स हॉस्पिटल का, अचानक दौरा था बिल्कुल, और वहां में डॉक्टर से मिले और पेशेंट से मुख्तलिफ वार्ड के चक्कर लगाए। इसी तरह से वो जो है वो अगर अपने अवाम से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर और गवर्नेंस के, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं गवर्नेंस की बेस पे। करप्शन को तो छोड़ दें, करप्शन को तो आप छोड़ देंगे, उस दौर में ज्यादा हुई है, इस दौर में ज्यादा हुई है, वो तो जब खुलेगा मामला तो सामने आएगा, ठीक है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात यह है सारी कि मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि वो तो एक अजब लोग तमाशा होगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्या है। अच्छा, तो बात यह है कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब के सामने इमरान खान साहब वो शहबाज शरीफ साहब उतर रहे हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा इशू है, क्योंकि मरीम नवाज जो बोलती है ना इमरान खान साहब को फायदा होता है, क्योंकि होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो फिर लेकिन अगर शहबाज शरीफ खामोश रहते हैं ना और खामोश रह के अपना मामला आगे बढ़ाते हैं तो इमरान खान रियल थ्रेट समझते हैं। उन्होंने कहा ना शोबाज उतर जाता है जूते लेके और ये वो सारे गालियां देने से ना तो हुकूमतें बनती हैं और ना हुकूमतें गिरती हैं। अगर गालियां देने से काम हो रहा होता तो अमेरिका सुपर पावर बना होता, चाइना सुपर पावर। बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।